कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि समय हो चुका है हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस के हिंदी प्रैक्टिस सेट को लेकर, और आज हमारा हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर संख्या है 25। और हमने यहाँ किया है कि 25 प्रैक्टिस सेट में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम पूरे नंबर ला सकते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 37 में 37% किस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। सिलेक्शन वाले क्वेश्चन रहेंगे हमारे पूरी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी टैग लाइन के साथ अपना प्रैक्टिस सेट, हारा वही जो लड़ा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो हम अब शुरू करने वाले हैं कि एक एक क्वेश्चन को पूरी तरीके से एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चा, चलिए। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, देखिए। पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो है आपका सामान्य हिंदी हमारा लिखा हुआ है। ठीक है, क्या है, सामान्य हिंदी। ठीक है बच्चा, और इसमें हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका तत्सम क्या है। आपका तत्सम शब्द क्या है। तो आपका निज, अपनापन, आत्मा और आत्मजा। ठीक है भाई, तो ये आपको बताना है क्या है। तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, अपनापन जो होता है वो विशेषण होता है, ठीक है, जबकि आत्मजा ये होता है भाववाचक संज्ञा होता है, जबकि आत्मा जो होता है आपका वो क्या होता है भाई, वो होता है आपका तत्सम। ठीक है बच्चा, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से हो चुका है आपका। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम अग्रसर होते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा। निगमन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में होता है। व्यवहारिक शिक्षण प्रणाली, खेल शिक्षा प्रणाली और कंप्यूटर शिक्षण प्रणाली, गद्य लेखन शिक्षण प्रणाली। आप बताएंगे क्या होगा, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया तरीके से आंसर बताना है आपको यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको। तो मैंने बोला है निगमन प्रणाली का प्रयोग जो है वो किस में किया जाता है। तो आपका किया जाता है व्याकरण शिक्षण प्रणाली में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब निगमन प्रणाली का जो जन्मदाता है वो कौन है, अरस्तु हैं। आपको लिखना पड़ेगा क्यों, कौन थे इसके जन्मदाता, अरस्तु थे। ठीक है, विधि के द्वारा नियमों, सिद्धांतों और सूत्रों की जांच आसानी से की जा सकती है, इसे कहते हैं हम व्याकरण। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब मैं आपको बताता हूँ, अनेक सूत्र याद करने पड़ते हैं। देखिए, एक इसमें क्या होता है, अज्ञात से ज्ञात की ओर। निगमन प्रणाली में क्या होता है, अज्ञात से ज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, सामान्य से विशेष की ओर। ऐसी प्रणाली को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं निगमन विधि प्रणाली या आगमन विधि प्रणाली, इसी को हम कहते हैं। ठीक है, सॉरी, आगमन विधि प्रणाली के बिल्कुल विपरीत होती है निगमन प्रणाली। तो जो मैं आपको बताया, अज्ञात से ज्ञात की ओर तो होता है निगमन प्रणाली, जबकि इसका उल्टा करेंगे, ज्ञात से अज्ञात की ओर वो होती है आगमन प्रणाली। तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे अच्छे से। तीसरा प्रश्न जो है वो हमारा बच्चा क्या है, देखेंगे। उसने कुछ नहीं खाया में कुछ किस प्रकार का बोधक शब्द है। उसने कुछ नहीं खाया, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आपको बताना है बहुत जल्दी से क्या है। तो बच्चा मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर्वनाम जो होते हैं वो 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, एक होता है निजवाचक सर्वनाम, एक होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, एक होता है संबंध बोधक सर्वनाम, एक होता है निश्चयवाचक सर्वनाम और एक होता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर कुछ बोला है, तो कुछ का मतलब क्या आ गया आपका, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। कुछ या क्या, समझ गए नहीं। किसी भी इसमें होता है, परंतु किसी कुछ का ही होता है। तो यहाँ पर कुछ जो होता है वस्तुबोधक होता है, और कोई जो होता है, समझ, क्या जो होता है वो होता है प्राणी, मतलब कुछ जो होता है वो प्राणी बोधक, सॉरी, वस्तुबोधक होता है। ठीक है भाई दोस्तों, हाँ जी। और कोई जो होता है वो आपका क्या होता है, वो बच्चा होता है प्राणी बोधक। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न हमारा देख लेंगे बच्चा क्या है। घर, पहाड़, नदी किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, गुणवाचक। जल्दी बताओ। भाव मतलब क्या है, घर, पहाड़, नदी। तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ से कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जिसमें आपकी क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है, गुणवाचक संज्ञा होती है और द्रव्यवाचक संज्ञा आपकी होती है। ठीक है भाई, तो बताइए क्या है आपका इसका आंसर। तो आपका हो जाएगा जाति। जब कोई शब्द किसी जाति का बोध करते हैं, जैसे घर जाति है घरों की, पहाड़ जाति है, नदी जाति है, तो जब किसी जाति का बोध किया जाता है तो वहाँ पर आपका होता है जाति बोधक। ठीक है, वे शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति या फिर किसी स्थान की संपूर्ण जाति का बोध करते हैं या कराते हैं उन्हें जातिवाचक कहते हैं बेटा। जैसे मनुष्य, स्कूल, पुस्तक, मोबाइल इत्यादि। ठीक है बेटा, चलिए अब हम बात करने वाले हैं 15वां क्वेश्चन। फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बढ़ाई।
ठीक है भाई, पंक्ति में बताना है कौन सा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और दृष्टांक अलंकार। जल्दी बताओ कौन सा है। ठीक है भाई, आपको पता होना चाहिए कि मनहु, जनहु, तनहु, अनहु, बनहु ये जो शब्द होते हैं वो किस में होते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार में होते हैं। ठीक है भाई, तो किस में होते हैं, उत्प्रेक्षा। उपमा में क्या होता है, साधारण वचन होता है सा सा से, और उसमें क्या होता है भाई, आपको उपमेय उपमान में रूपित होता है। रूप क्या होता है, दो संज्ञाओं के बीच में योजक चिन्ह होता है। दृष्टांक जो होता है वो दृष्टि आंत, यानी कि दृष्ट प्लस के अंत। तो क्या होता है, दृष्टांत में दृष्ट प्लस के अंत होता है, अंत में जो होता है बातों का तुक मिल जाता है। ठीक है, छठा क्वेश्चन जो है बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है, इच्छाबोधक, नामबोधक, पूर्वकालिक क्रिया, सहायक क्रिया। बता दो, जल्दी बता दो भाई, बहुत अच्छे से बताना। मैं आपको बहुत अच्छे से एनालिसिस करने वाला हूँ, इसको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एनालिसिस करने वाला हूँ। तो पहले इसका बता देते हैं, वो आपका आंसर होता है पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं क्रिया कर्म के आधार पर जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अकर्मक, अकर्मक, और एक होती है सकर्मक। ठीक है, एक होती है कर्मक और एक होती है सकर्मक। किसके आधार पर बेटा, कर्म के आधार पर। ठीक है, जबकि आपके का प्रयोग के आधार पर जो होती है वो कितने प्रकार की होती हैं, चार प्रकार की होती है। इच्छा वो चार प्रकार की कौन कौन सी होती हैं, आपकी नामबोधक होती है, सहायक क्रिया होती है, पूर्वकालिक होती है, एक होती है संयुक्त क्रिया। क्या होती है, संयुक्त क्रिया। और संयुक्त क्रिया के कुल कितने भेद होते हैं, 11 भेद होते हैं संयुक्त क्रिया के। ठीक है भाई, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले बताऊँगा पूर्वकालिक क्रिया के क्या उदाहरण हो सकते हैं। उसने नहाकर भोजन किया तो वो क्या हो गया, पूर्वकालिक क्रिया का हो गया। इच्छावाचक क्रिया क्या होगा, इच्छावाचक क्रिया का मैं खाना चाहता हूँ तो इच्छावाचक का हो गया। नामबोधक का क्रिया का कौन सा उदाहरण हो गया, जैसे भ्रम करना, तो भ्रम होता संज्ञा और करना मतलब होता क्रिया। ठीक है, दुखी होना तो दुखी होता विशेषण और आपका क्रिया। ठीक है, होना होता क्रिया। सहायक क्रिया की अगर बात करें तो वे सुन रहे थे, वे सुन रहे थे तो वो आ जाएगा आपका सहायक क्रिया। इस तरीके से चलिए 7वां प्रश्न देखना चाहेंगे, क्या है। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है धुन लग जाना, ठीक है, विस्तृत अनुभव होना, पीछा छुड़ाना, अच्छी बातें कहकर बहकाना। जल्दी बताओ इसका क्या आंसर है 7वें का। ठीक है भाई, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, अच्छी बातें कहकर बहकाना। अच्छी बातें कहकर बहकाना आपका आंसर होता है। ठीक है भाई, अच्छी बातें कहकर बहकाना जो है इसका आपका क्या होता है, आंसर होता है। शायद मैं आपको समझता हूँ कि आपने इसको जवाब अच्छे से दे ही दिया होगा। ठीक है बेटा, चलिए अब हम 8वां प्रश्न देखने वाले हैं। जूठन आत्मकथा किसके लेखक हैं, तुलसीदास के, केवल भारती, या फिर आपके ओम प्रकाश वाल्मीकि, या यशोराज सिंह बेचैन, रसोराज सिंह बेचैन। जल्दी बता दो क्या है। तो जूठन जो है वो कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है भैया, तो चलिए सबसे अब आप कुछ नोट पॉइंट करके बैठ जाओ, आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाओ। देखिए क्या, हिंदी की प्रथम आत्मकथा बनारसी दास जैन कृत द्वारा कौन सी थी, अर्धकथानक। कौन सी थी, अर्धकथानक। अर्धकथानक कैसी थी ये, हिंदी की प्रथम आत्मकथा किसकी थी, बनारसी दास जैन की। किसकी थी, बनारसी दास जैन की। फिर दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे आप, क्या है, प्रथम दलित आत्मकथा अपने अपने पिंजरे। प्रथम दलित आत्मकथा किसकी थी, कौन सी थी, अपने अपने पिंजरे। और किसकी थी, मोहनदास की, मोहनदास नैमिषारण्य, मोहनदास नैमिषारण्य की। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ठीक, अगर हम बात करें मेरा बचपन मेरे कंधों पर, मेरा बचपन मेरे कंधों पर, ये किसकी है, मेरा बचपन मेरे कंधों पर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये शिवराज सिंह बेचैन की है। ये किसकी है, शिवराज सिंह बेचैन की। ठीक है भाई, तो यहाँ से आपको जो है बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है बेटा, चलिए अब हम बात करने वाले हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की। सखी प्रिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। किस पंक्ति, मतलब किस कवि की पंक्तियाँ हैं, मुल्ला दाऊद, अमीर खुसरो, कुतुबन, विद्यापति। जल्दी बताओ किसकी है। देखो, सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। तो देखो इसमें एक ही बात है, इसमें एक ही बात है जो आपको पता होना चाहिए। एक ही बात है इसमें जो बहुत आपको पता होनी चाहिए, किसकी, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। और खड़ी बोली कौन है, अमीर खुसरो। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया है। अगर मैं यहाँ से बताना चाहूँ तो अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1253 में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1325 में हुई थी। ठीक है भाई,
अगर मैं बात करूँ उनका जन्म पटियाली एक जगह थी, कहाँ पर, पटियाली, कौन सी जगह, पटियाली, कहाँ पर, कासगंज, कासगंज मतलब एटा, कासगंज, पटियाली की जगह थी कासगंज एटा में, कहाँ पर बेटा, एटा, पटियाली, कासगंज, एटा में। ठीक है भाई। इनकी प्रसिद्ध मुखरियाँ और पहेलियाँ जो हैं कौन कौन सी हैं, नजराना हिंद, ठीक है, खालिक बारी, ऐसी जो है इनकी रचनाएं जो हैं वो मुखबिरें बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ठीक है भाई। चलिए 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है, औपचारात्मक शिक्षण में किस अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग अधिक होता है, किस अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग अधिक होता है बेटा, बताना है आपको। सामाजिक होता है, व्यक्तिगत होता है, यांत्रिक होता है, वाचन होता है, जल्दी बताओ। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि थोड़ा सा लेवल टफ कीजिए, तो हमने थोड़ा सा लेवल जो है टफ कर दिया है। बहुत सारे बच्चे टफ बोल रहे थे तो हमने टफ कर दिया है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत। इसका क्या हो जाएगा बेटा, व्यक्तिगत मनोविज्ञान का इसका हो जाएगा। यहाँ से मैं आ रही बात समझ में। ठीक है, 11वां क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, प्रवर का विलोम शब्द होता है अंतिम, अवर, प्रशस्त और अप्रशस्त। जल्दी बता दो क्या है इसका। तो इसका आपका हो जाएगा अवर, यानी कि प्रवर का क्या हो जाएगा, अवर हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है आपको 2-4 जो है लिखने पड़ेंगे, आप लिख लोगे तो बड़ी अच्छी बात है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले, तीक्ष्ण का क्या होता है, कुंद, तीक्ष्ण का जो होता है वो क्या होता है, कुंद होता है। किसका, तीक्ष्ण का, तीक्ष्ण का जो होता है वो क्या होता है, कुंद होता है। ठीक है, कुलदीप का जो होता है कुलंगर होता है। ठीक है, गात का जो होता है आगात होता है, गात का आगात। ऋजु का वक्र, रित का अवृत, आकुंचन का प्रसारण, आकुंचन का क्या होगा, प्रसारण। ठीक है बेटा। चलिए 12वां क्वेश्चन बहुत प्यारा है, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता शिक्षा शास्त्री कौन थे, किंडरगार्टन के बताओ जल्दी, किंडरगार्टन के कौन थे, कार्लटन बार्समैन, डेकाली, मैडम मॉन्टेसरी और फॉरवेल। तो कौन थे भाई, जल्दी बताओ क्या है इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉरवेल। क्या है, फ्रोवेल। ठीक है, फ्रोवेल। अब मैं आपको कुछ पद्धति बताऊंगा। डाल्टन पद्धति, हेलन पार्क, डाल्टन पद्धति किसकी, हेलन पार्क पहली होगी। मोन्टेसरी पद्धति मोस्ट है भाई, मारिया मोन्टेसरी की। ठीक है, प्रोजेक्ट पद्धति जॉन डोबी की, किसकी, जॉन डबी की। ठीक है, हाँ, बेसिक शिक्षा महात्मा गांधी की, किसकी, बेसिक शिक्षा महात्मा गांधी की। ठीक है, एक आती है बिनेटेका योजना, बिनेटेका योजना किसकी है, कार्लेट बोर्सबर्न की, कार्लेट बोर्सबर्न की है शायद। ठीक है। चलिए 13वां क्वेश्चन है, खाने की इच्छा के लिए वाक्य क्या होगा, लिप्सा, बुभुक्षा, जिगीसा, प्रेमय। क्या होगा, जल्दी बता दो बहुत अच्छे से। खाने की इच्छा होती है बुभुक्षा। ठीक है, पीने की इच्छा क्या होती है, लिप्सा, पीने की क्या होती इच्छा क्या होती है, लिप्सा, लिख लो इसको, पीने की इच्छा क्या होती है, लिप्सा। ठीक है, किसी को जीतने की चाह जो होती है ये होती है किसी को जीतने की चाह, जिगीसा, किसी को जीतने की चाह जो होती है क्या होती है, जिगीसा। ठीक है, प्रेमे क्या होती है, प्रेमे, प्रेमे जो होती है वो होती है जो प्रमाण से सिद्ध हो सके, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके। ठीक है बेटा, तो तीनों हो गए हैं, तीनों हो गए हैं, पीने की इच्छा लिप्सा, ठीक है, और आपकी किसी को जीतने की चाह जिगीसा, ठीक है, और आपको जो प्रमाण से सिद्ध होता हो सके उसे कहते हैं प्रेम है। ठीक है, जो कहीं जाकर लौट आया हो उसे कहते हैं अप्रत्यागत, क्या कहते हैं, प्रत्यागत, प्रत्यागत, जो कहीं जाकर लौट आया हो उसे कहते हैं प्रगत। आए हुए कहते हैं आगत, आगत, आए हुए कहते हैं आगत। देखो कितना अच्छे से एनालिसिस हो रहा है आपका पेपर। चलिए, शेर को सवा शेर लोकोक्ति में क्या है, संपन्नता, असंभव कार्य, एक से बढ़कर दूसरा, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ईजी होते हैं। महेंद्र में संधि विच्छेद बताइए, महेंद्र में तो ए बन रहा है, यहाँ पर क्या बनना है, ए, और एक किससे बनता है, ए और ई से, ए और ई से, या आ और ई से। ठीक है, या बड़ी ई आ जाएगी। तो महेंद्र, महा प्लस के इंद्र, तो महा प्लस के इंद्र, आपका आप बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो कितना हो जाएगा, गुण संधि के हैं ये, गुण संधि के हैं। संधि 3 प्रकार की होती है। गुण संधि में क्या होता है, देव प्लस के इंद्र देवेंद्र। ठीक है, महा प्लस के ऋषि महर्षि। ठीक है, गुण में क्या होता है, ए, ओ और अर होता है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। ठीक है, नाव जल में तैरती है, नाव जल में तैरती है में कौन सा कारक है, संप्रदान कारक, संबंध कारक, करण कारक, अधिकरण कारक। जल्दी बता दो क्या है इसका आंसर। नाव जल में तैरती है, क्या हो जाएगा भाई, जल्दी बताओ, अधिकरण। कौन सा हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। जैसे बच्चा छत पर सो रहा है उसमें भी यही हो जाएगा।
तेजाब में कौन सी संज्ञा है? तेजाब में भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आपका आंसर हो जाएगा द्रव्यवाचक। जिसको नापा तोला जा सकता है वो क्या होती हैं? द्रव्यवाचक होती हैं। ठीक है भाई, क्या होती हैं? द्रव्यवाचक होती हैं। ठीक है, 5 प्रकार के कुल भेद होते हैं। एक तो होता है व्यक्तिवाचक, एक होता है आपका जातिवाचक, एक होता है भाववाचक, और एक आपका होता है गुणवाचक, और एक होता है द्रव्यवाचक। ठीक है, जबकि गुणवाचक सॉरी जातिवाचक और द्रव्यवाचक दोनों किसके अंग होते हैं? सॉरी समूहवाचक किसे कह सकते हैं? समूह, जो पूरे उसके समुदाय को बताते हैं। ठीक है भाई, चलिए 18वां क्वेश्चन है, अग्नि का विशेषण क्या होगा? अनि, अग्ने, अज्ञेय, आग। तो क्या हो जाएगा? अग्नि हो जाएगा। और आग क्या हो जाएगा? तद्भव। तद्भव क्या हो जाएगा बेटा? तद्भव हो जाएगा ये। तो लिखो यहाँ, अग्नि का अग्नि होता है, इच्छा का इच्छिक होता है, ऋषि का अर्ष होता है। ऋषि का क्या होता है? अर्ष। अर्ष होता है, ऋषि का क्या होता है? अर्ष। ठीक है, दशरथ का दशरथी होता है। दशरथ का जो है दशरथी होता है। ठीक है, दशरथ का क्या होता है? दशरथी होता है। ठीक है भाई, और नमक का नमकीन होता है, बन का बन्य होता है, हृदय का हार्दिक होता है। हृदय का क्या होता है? हार्दिक। बै का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ, कंठीय, दंतीय, कंठतालभ्य। जल्दी बता देंगे क्या है इसका? जल्दी बताओ। तो देखिए, कंठ में क्या होता? सबसे पहले इसका आंसर बताए थे। इसका आंसर होता दंतोष्ठ। क्या होता? दंतोष्ठ। कंठीय जो होते हैं वो कै वर्ग होता है होता है, और ए आ होता है, और विसर्ग होता है, कंठीय होते हैं। तालब्य की अगर हम बात करें तो छोटी बड़ी होती हैं, च वर्ग होता है, य और स होता है, यानी बड़ा स और य। ठीक है भाई, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूर्धा में ऋषि होता है, टै वर्ग होता है, रै और स होता है, रै और स षटकोण वाला। दंत में जो होता है लिरय, लय में रै लिरय, तय वर्ग होता है, लय भी होता है और स भी होता है दंत में। ठीक है भाई, ये भी क्लियर हो गया। नासिक्य में पंचम वर्ण होते हैं। ठीक है भाई, ओष्ठ्य में ऊ होते हैं और पै वर्ग होता है। कंठ तालब्य में छोटा ए और बड़ा ए होता है। कंठोष्ठ में बड़ा ओ और छोटा ओ और बड़ा ओ होते हैं। क्लियर यहाँ से। चलिए 20वां प्रश्न देखने वाले। सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, किसकी रचना है? मोहन राकेश, नरेश मेहता, जितेंद्र और धर्मवीर भारती। जल्दी बता दो किसका है। तो बी आपका हो जाएगा डी विकल्प। किसका हो जाएगा? डी विकल्प, धर्मवीर भारती। पद नाटक इनका है अंधा युग। काव्य जो है ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, अनुप्रिया। ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, अनुप्रिया। ठीक है, ये सब क्या है? काव्य हैं। कहानी क्या क्या है? बंद गली का आखिरी मकान, बंद गली का आखिरी मकान, ये कहानी है। मुर्दों का गांव, ये भी कहानी है। निबंध क्या है? ठेले पर हिमालय, ये निबंध है। नाटक क्या है? पदनाटक, वो है अंधा युग। ठीक है भाई, क्या है? अंधा युग। आषाढ़ का एक दिन किसका होता है? मोहन राकेश का। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का है। ठीक है। संशय की एक रात नरेश मेहता की है। संशय की एक रात नरेश मेहता की है। ठीक है। परख सुनीता त्यागपत्र, परख सुनीता त्यागपत्र किसके हैं? जितेंद्र के हैं। ठीक है भाई, अब आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे। प्रगतिवाद का संबंध जीवन और जगत के प्रति नए दृष्टिकोण से है। इस भौतिक जगत को संपूर्ण सत्य मानकर उसमें रहने वाले मानव मनुष्य समुदाय के मंगल की कामना से प्रेरित होकर प्रगतिवादी साहित्य की रचना की। तो ये आपको एक ही बार में जो है याद करना पड़ेगा, माइंड में रखना पड़ेगा इस चीज़ को। जीवन के प्रति लौकिक दृष्टि इस साहित्य का आधार है। सामाजिक अर्थ यथार्थ से उत्पन्न होता है, लेकिन उसे बदलने और बेहतर बनाने की कामना के साथ प्रगतिवादी कवि ने न तो इतिहास की उपेक्षा करता है, न वर्तमान का अनादर, न ही वह भविष्य के रंगीन सपने बुनता है। इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टि से जांचते परखते हुए वह वर्तमान और समझने की कोशिश करता है और उसी के आधार पर भविष्य के लिए अपना मार्ग चुनता है। यही कारण है कि प्रगतिवादी काव्य में ऐतिहासिक चेतना अनिवार्यता विद्यमान रहती है। प्रगतिवादी दृष्टि की दृष्टांक सामाजिक यथार्थ केंद्र रहती है। वह अपने परिवेश और प्रकृति के प्रति गहरे लगाव से प्रेरित होता है, अतः जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण सकारात्मक होता है। मानव को यह सर्वोपरि मानता है। प्रगतिवाद कवि के आसपास सामाजिक यथार्थ को देखते हुए विशेष दृष्टि से होती है। एक वर्ग चेतना प्रधान दृष्टि। नागार्जुन यदि दुखरन झा देख प्राइमरी स्कूल के अल्प वेतन भागी मास्टर का यथार्थ चित्र करते हैं, तो सामाजिक विषमता के यथार्थ को ध्यान में रखते हुए इस सरल यथार्थ की कविता में व्यक्त करने के लिए यथार्थ रूपों की समझ जरूरी है। कवि का वास्तव बोध और वस्तु परख निरीक्षण दोनों पर ध्यान जाना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते थे। आप पूरा जो है ना पढ़ने से अच्छा आप जो है ना पूरे ये देखिए क्वेश्चन क्या है उस पर ध्यान दो। प्रगतिवादी कवि किससे जुड़ाव महसूस करता है? भौतिक सुख सुविधाओं से, प्रकृति से, इन दोनों तो इसमें कोई नहीं। तो किससे होगा? बताओ जल्दी जल्दी बताओ।
प्रकृति से। देखिए कवि का मतलब प्रकृति से, भौतिक सुख सुविधाओं से नहीं होता, क्योंकि उसे भौतिक सुख सुविधाओं से कोई मतलब होता ही नहीं। अगर भौतिक सुख सुविधा का मतलब होता तो कभी नहीं बनता। ठीक है भाई। आगे है 22वां जो आपका क्वेश्चन है वो है, लेखक क्या कहना चाहता है। प्रगतिवादी महान कभी महान होते हैं, मनुष्य की प्रगति के लिए प्रगतिशील अनिवार्य होता है। प्रगतिवाद क्या है और प्रगतिवादी कवि के दृष्टिकोण क्या होते हैं, इस तरीके से आंसर जाएगा तो यही आपका आ जाएगा सी आंसर। क्या आ जाएगा आपका, यही सी आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। 23वां क्वेश्चन क्या है, कौन सा कथन जो है सत्य है। प्रगतिवाद का संबंध जीवन और जगत के प्रति नए दृष्टिकोण से है, ये तो सही होता है। प्रगतिवादी कभी समाज का यथार्थ चित्रण करता है, बिल्कुल ये भी सही है। प्रगतिवादी मानव को सर्वोपरि, बिल्कुल सही है। तो डी विकल्प गलत होगा। कौन सा होगा, डी विकल्प, बिना पढ़े लगा दो। 24वां क्वेश्चन क्या है हमारा, 24वें क्वेश्चन को देखेंगे। 24वां क्वेश्चन क्या है, प्रगतिवादी काव्य में ऐतिहासिक चेतना विद्यमान रहने का क्या कारण है। ठीक है, ये बताना है। प्रगतिवादी कभी इतिहास की तो उपेक्षा नहीं करता, किंतु वर्तमान का अनादर करता है। ठीक है, इसमें बताना है कौन सा कारण विद्यमान है। दूसरा है तो ये तो गलत है, अनादर क्यों, आदर करता है वो। प्रगतिवादी भविष्य में रंगीन सपने बुनता है, गलत है। ठीक है, वो बताता है क्या होने, मतलब क्या हुआ है, वर्तमान से और पास्ट के बारे में बताता है। आगे अगर हम बात करें तो प्रगतिवादी कभी इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टि से, यही गलत है। क्या है ये, यही जो है इसके कारण है यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा आपका, सी विकल्प। अब आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है 25वां, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वोपरि उपयुक्त शीर्षक क्या है। तो अभी देखिए पूरा गद्यांश को मत पढ़े करो, ये देखो किन शब्दों की ज़्यादा इसमें प्रधानता होती है। पूरे गद्यांश में प्रगतिवाद है, तो आपका शीर्षक क्या होगा, प्रगतिवाद। ठीक है भाई। चलिए, तो ये था आपका कुछ इस तरीके का। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, क्या कहा जाता है। जितेंद्रिय, अतीन्द्रिय, सर्वजीत और इंद्रजीत। जल्दी बताना है क्या है इसका आंसर, फुर्ती के साथ बताना। तो वो क्या होता है, ज्ञान न हुआ है, न का मतलब होता है ए, तो जिसमें ए आ गया बस इतना देखो, न है तो ए, और किसी में ए नहीं है, तो आपका आ गया अतीन्द्रिय। जितेंद्रिय जीतने वाला होता, सर्वजीत का मतलब होता है जिसने सभी पर अपना अधिकार कर लिया हो, तो वो ये होता है। इंद्रजीत वो होता है जो इंद्रियों को जीत कर अपने पास, यानी उन्हें जीतता है, यानी ज्ञान नहीं केवल जीतता है, तो होता है इंद्रजीत। लोभ लोम ये होते हैं भिन्नार्थ अर्थ। कैसे होते हैं, समश्रुति भिन्नार्थ अर्थ। बोलने में तो सुनने में एक से लगते हैं, परंतु अर्थ अलग अलग होता है। लोभ जहाँ भी देखोगे लालच, तो प्रारंभ में लालच है, तो ये भी सही ये भी सही है, ये दोनों गलत है। तो इस तरीके से एलिमिनेट कर लिया। अब ए विकल्प और सी विकल्प बचा यहाँ से, क्या बचा, ए विकल्प और सी। और लोम माने होता है रोम, लोम माने मतलब होता है रोम, कि रोम रोम काँप गया, तो लोम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, लोम। तो इसका आंसर हो जाएगा ए विकल्प, क्योंकि लोम माने प्रेम नहीं होता। ठीक है भाई, इस तरीके से करना होता। पेपर आधा तो आपका पढ़ने में टूट जाता है। 28वां, कौन सा शब्द अनेकार्थी श्रेणी में नहीं है, यानी किसका अनेकार्थी नहीं आता, ये बताना है किसका अनेकार्थी नहीं होता। मधु का तो होता है, ठीक है, शहद का भी होता है, शराब का भी होता है, दूध का नहीं होता। समझ गए नहीं, शराब का भी होता है अनेकार्थी, शहद का भी होता है, मधु का भी होता है, दूध के अनेकार्थी नहीं होते। क्या होते हैं, पर्याय होते हैं। क्या होते हैं, पर्याय होते हैं, इसलिए। चलिए 29वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक वर्तनी सही है, आपको बताना है कौन सा वो सही है। ठीक है, आपको बताना है पूरी अच्छे तरीके से। ठीक है, तो क्या है, अभ्यांतरिक, अत्यांतरिक और निरोग। तो यहाँ पर क्या है, निरपराधिक, तो आपका सही हो जाएगा निरपराधिक। 30वां प्रश्न देखते हैं, क्या है 30वां प्रश्न। इनमें से एक शब्द वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध, द्वारिका, अहल्या, आर्द्र और प्रवज्य। बताओ क्या है इसका, फुर्ती के साथ। तो द्वारिका अशुद्ध है। क्या है, द्वार का होता है वो। ठीक है, यह है द्वारिका। ठीक है, तो यहाँ पर है द्वारका। ठीक है, तो ये द्वारिका गलत है लिखा हुआ है यहाँ पर। तो आर्द्र भी सही होता है, अहल्या भी सही होता है, प्रवज्य भी सही होता है। निम्न में संबोधन कारक का प्रसर्ग है, जो संबोधन करता है। पर जो होता है वो अधिकरण का होता है, ने जो होता है कर्ता का होता है, से जो होता है वो अपदान का भी होता है और करण का भी होता है। तो बचा कौन सा, बी विकल्प। जरूरी थोड़ा है कि सही आंसर पता करना चाहिए, और देख लो विकल्प। ठीक है, 32वां क्वेश्चन है, पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए। कैमरा, कैमरा अच्छा है। पायल पहनी जाती है, प्लेट अच्छी है। ठीक है, तलवार, तो पायल प्लेट तलवार ये कैसे हैं, आपके कैसे हैं, ये आपके स्त्रीलिंग है। तो बचा कौन सा, कैमरा। वाक्य प्रयोग करके देख ले करो,
जो वाक्य में प्रयोग हो गया वही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है भाई। 33वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्न शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द है। डोर टूट गई, रस्सा टूट गया, ठीक है, धागा टूट गया, सूत टूट गया। अब बताना इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो इसको बनाओ, तुम बताओ इसको सही से, जल्दी बताओ क्या बताया है स्त्रीलिंग। तो डोर क्या होती है, टूटती है। सूत जो होता है, सूत काटा जाता है, सूत काता जाता है। रस्सा टूट जाता है, धागा भी टूट जाता है। तो कौन सी है आपका ए विकल्प। शिक्षक का बहुवचन क्या है। यूपी एसआई में आया था जब आपकी 3700 कुछ वैकेंसी, 3600 कुछ वैकेंसी थी, 3603 इतनी वैकेंसी, उसमें एक क्वेश्चन आया था, रिट डाली थी, शिक्षक का बहुवचन क्या है। अब देख लो आप, जब भी का है तो क्या होता है, शिक्षक के साथ जो लगाते हैं हम गण लगाते हैं। क्या लगाते हैं, गण, जो समुदाय को बताते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, ए भी गलत है, सी भी गलत है, बी भी गलत है, तो हो जाएगा शिक्षण गण। ठीक है भाई। चलिए 35वां क्वेश्चन बढ़िया है। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध होता है वह काल कहलाता है। संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान दे रखा है यहाँ पर, और अपूर्ण वर्तमान काल। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा इसका, संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा क्योंकि वर्तमान का पूछा है यहाँ पर। ठीक है, तो याद रखना है इसको अच्छे तरीके से। चलो इसे भी देख लेते हैं 36 को। मोहन से चला नहीं जाता, जहाँ फीलिंग को बताया जाता है तो वो क्या होता है, भाववाच्य। तो आपको इसमें मैं बताता हूँ। देखिए 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। कर्मवाच्य, कृतवाच्य होता है पहले नंबर पर, कर्मवाच्य होता है दूसरे नंबर पर, भाववाच्य होता है तीसरे नंबर पर। जब क्रिया कर्ता के अनुसार आती है, क्रिया कर्ता के अनुसार होती है तो वो होता है कृतवाच्य। जब क्रिया कर्म के अनुसार आती है तो वो क्या होता है आपका कर्मवाच्य। जब क्रिया भाव विशेषण के अनुसार आती है, क्रिया के अनुसार आती है और सदैव एक वचन आती है तो क्या होती है, भाववाच्य। ये जो होते हैं ये आपके यहाँ पर क्रिया पूरी नहीं होती है तो कैसे रहते हैं, ये आपके होते हैं अकर्मक। क्या होते हैं, अकर्मक। जबकि कृतवाच्य जो होते हैं अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया होती हैं। कर्मवाच्य सदैव सकर्मक होते हैं। ठीक है भाई, पूरा एनालिसिस, पूरा टॉपिक क्लियर यहाँ से। अब 37वां क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन। आचार्य ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर बताइए कितने भेद होते हैं। तो संरचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। तो एक होता है सरल वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य, एक होता है मिश्र वाक्य। तो ये तो हुआ ही नहीं। ठीक है, अब बताना यहाँ पर, जब एक वक्ता के द्वारा किसी को बात कही जाती है जिसमें काकी के आते हैं, है कि अगर आ जाता है तो वो आपका हो जाता है मिश्र वाक्य। जहाँ पर और, किंतु, परंतु, तथा, इसलिए ये आ जाता है वो हो जाता है संयुक्त वाक्य। एक उद्देश्य एक विधेय होता है तो वो होता है सरल वाक्य। समझ लो, वाक्य के 2 अंश होते हैं, एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। तो मैंने आपको कहा मोहन चलता है, तो मोहन जो आ गया वो क्या आ गया, उद्देश्य, और चलता है आ जाएगा विधेय। क्लियर। ठीक, वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं रचना के आधार, सॉरी अर्थ के आधार पर, एक तो होते हैं अर्थ के आधार पर। इनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। जैसे विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, ठीक है, अनुमतिवाचक, इस तरीके से वो होते हैं 8। ठीक है, एक होते हैं संरचना के आधार पर, वो होते हैं 3, और ये इन 3 का ही जिक्र था। उपवाक्य 2 प्रकार के होते हैं, एक तो गौण उपवाक्य और एक होता है आश्रित उपवाक्य। उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक तो गौण उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सॉरी 4 प्रकार के। आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। संज्ञा उपवाक्य, ठीक है, विशेषण उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। समझ गए। तो यहाँ से पूरा चिट्ठा खुल गया इसका। क्लियर। तो ये थे हमारे 37 क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा सेशन में। ठीक है दोस्तों, तो जो चैनल पर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारी 25वां प्रैक्टिस सेट था, चाहो तो आप शुरू से अगर इस प्ले लिस्ट को देखोगे तो फिर आपका इससे भी कोई क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। तो मिलते हैं नए सेशन के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।